थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्वांटाइजेशन समझने से पहले एक आध छोटी बातें हम समझ लेंगे। आप लोगों ने 9th लेवल पे एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। बोरबरी के लॉ के हिसाब से आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सेल में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द एटम। एटम का एलिमेंट्री पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये बेसिक चार्ज माना जाता है, यूनिट चार्ज माना जाता है। मीन्स इस यूनिवर्स में ये माना गया किसी भी मैटर में इससे कम चार्ज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फ्री फॉर्म में स्थायी स्टेबल बना रहे वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ए स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन एग्जिस्ट स्टेबल, जो स्टेबल रह सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूनिट चार्ज मान लिया गया है। यूनिट चार्ज किसको? इलेक्ट्रॉन के चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना है प्रोटॉन पे। बस प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका नेचर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका नेचर क्या होता है? निगेटिव। अब क्वांटाइजेशन क्या कहता है? अभी आपने देखा कि जब सिल्क को ग्लास रॉड से रगड़ा गया तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्जेज आते। क्वांटाइजेशन पढ़ने से पहले छोटी छोटी 2-3 बातें और जान लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा कि कोई एटम हो, एटम किससे मिलकर बना होता है? कोई भी मैटर हो, कोई सबस्टांस हो, वह छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल कहते हैं। मैटर, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? छोटे छोटे एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन स्टे फ्री ऑफ द मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। अब एटम को तोड़ा गया तो एटम 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अब एटम में यह एक एटम है, मान लिया इसमें 2 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन। ये इसका न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं। ये इसका सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लिया 5 प्रोटॉन होगा, अगर 5 प्रोटॉन होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके डिफरेंट डिफरेंट सेल में रिवॉल्व करेंगे। यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि
जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना प्रोटॉन पे चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम होता है। +5 चार्ज एक इस पर है, ये प्रोटॉन है 1 2 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सभी एक दूसरे के प्रभाव को क्वांटाइजेशन के हिसाब से सभी एक दूसरे सॉरी एडिटिव नेचर के नाते सभी एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ओवरऑल एटम जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल है। अब आपने इस ग्लास रॉड को सिल्क से जब रब किए, कॉम्ब को हेयर से रब किए, तो होता क्या है कि ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल जाते हैं। जैसे कॉम्ब को आपने हेयर पे रब किया तो या तो हेयर के इलेक्ट्रॉन कॉम्ब पे आ जाएंगे या इसके उल्टा कॉम्ब के इलेक्ट्रॉन हेयर पे चले गए, दो ही बात संभव है। अब किसकी निकल के जाएंगे, अरे भाई जो होल्डिंग स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एटम की अलग अलग होती है, अलग अलग मैटर की अलग अलग होती है। दो मैटर हैं, दोनों को आपस में आप रब कर रहे हैं। अब जिसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाएंगे। जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी पुअर होगी उसके इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाएंगे। अब जिससे निकल के जाएंगे, मान लिया इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए, ये 2 एटम है, ये 2 सबस्टांस हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले आए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो उतना पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे क्रिएट हो गया, ये अब ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सेम एज इट इज ये इलेक्ट्रॉन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इस पे 2 एक्सेस 2 कूलम या 2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इस पे निगेटिव चार्ज ओरिजिनेट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद, एटॉमिक स्ट्रक्चर खोज होने के बाद, रबिंग से चार्ज कैसे क्रिएट होता है, एक बॉडी को दूसरे पर रब करने पर, फ्रिक्शन करने पर चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है, बात स्पष्ट हो गई इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने के कारण। अब जहां भाई वही बात फिर से, ये एटम था, इसमें 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये तो न्यूट्रल है, लेकिन ये एक चार्ज बच गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज जिससे निकल के गया उस पर क्रिएट हो जाएगा तुरंत। ऐसे ही जिस पर गया उस पर एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या कमी आती है वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जहां एक्सेस हो जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, मोर हो जाता है, वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने से चार्जेस क्रिएट होते हैं। अब हम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब अभी आपने देखा कि द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body. The total charge transferred from one body to another body is a integral multiple of charge of an electron. The total charge transferred from one body to another body is integral multiple of charge of an electron. यानी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसका इंटीग्रल मल्टीपल।
इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो n टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, n टाइम्स। अब इफ n electrons transfers from one body to another body, then charge originate Q equal to n into E। ये फॉर्मूला आपके सामने है। अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो उस बॉडी पर जिससे ट्रांसफर हुए उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? n इंटू ए। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में n का मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर 5 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज गया? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होल्ड करता है उसी में पाई का पूरा करा दो। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 इलेक्ट्रॉन गए तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन 3 का 1 इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई, यहाँ E की वैल्यू कितना है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये और देखते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस n। यहाँ प्लस माइनस का मतलब, प्लस का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर प्लस और जिस पर जाएगा उस पर माइनस। क्लियर? इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स transfers, then Q equal to 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19। इतने कूलम का चार्ज ओरिजिनेट हो। अगर जिससे जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव और जिस पर जा रहे हैं उस पर नेगेटिव, गुणा करा दीजिए। इतने कूलम का चार्ज क्रिएट होगा। यानी पहला फार्मूला आया Q इक्वल टू प्लस माइनस n। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज निकाल लीजिएगा, और अगर चार्ज दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। जैसे देखिए, नोट कर लीजिए। How many question? How many electrons will transfer to create a positive charge of 160 coulomb? How many electrons will be transferred to create a positive charge of 160 coulomb? ये क्वेश्चन हो गया, छोटा क्वेश्चन, इसी फार्मूले पे है। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की। क्या दिया है? Q इक्वल टू 160 कूलम। n की वैल्यू पूछ रहा है, ये आप जानते ही हैं कितना होता है। अब इस फार्मूले के हिसाब से सिंस Q इक्वल टू n इक्वल टू Q अपॉन E।
अब Q की वैल्यू पुट कर दीजिए अपॉन ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, इसकी भी यूनिट कूलाम्ब है और इसकी भी यूनिट कूलाम्ब, कूलाम्ब से कूलाम्ब कैंसिल हो जाएगा। अब 16 से ये कितनी बार में कटेगा, 100 टाइम्स में, और 19 ये ऊपर जाएगा, यहाँ निगेटिव पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आपको Q देगा तो N पूछेगा, N देगा तो Q पूछेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 1 कूलम्ब चार्ज, आप लोग फाइंड करेंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, फाइंड करेंगे। अब Q की वैल्यू जो 160 लिए थे वहां 1 ले लेंगे, बस। क्लियर? ओके। अब हम धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये सब बेसिक बातें थी, एलिमेंट्री बातें थी चैप्टर के बारे में, एलिमेंट्री नॉलेज था। चार्ज क्या है अब तक जो आपने जाना, एक बार मैं रिकैप देता हूँ। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चार्जेस। लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को आपने देखा, तीनों प्रॉपर्टीज को आपने देखा। कौन कौन प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी और क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने एक दो छोटे मोटे किया, अपनी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग। हालांकि 10th लेवल पे नहीं, 12th लेवल पे है। मेथड चार्जिंग के 3 मेथड हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ हालांकि, लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग आप लोग 12th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हैं। पहला है बाई फ्रिक्शन, ये पहला मेथड। दूसरा है बाई इंडक्शन, और तीसरा है बाई कंडक्शन। कितने मेथड हो गए चार्जिंग के, 3 मेथड हो गए। चार्जिंग के कितने मेथड हो गए, 3 मेथड्स। नंबर 1 फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। नंबर 2 इंडक्शन, और नंबर 3 कंडक्शन। फ्रिक्शन क्या है, बाई फ्रिक्शन चार्जिंग क्या है, जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं। इस तरह से जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाते वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाते वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में खास बातें जो है, विशेष बातें जो है जानने योग्य, दोनों ही बॉडी चार्ज होती है। मीन्स ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड, ये सिल्क। ग्लास रॉड को हम सिल्क पे रब कर दिए तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे जाते हैं और उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है।
रबिंग में, फ्रिक्शन में दोनों ही काइंड की बॉडी चार्ज